गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने लागत की अल्पकालीन लागतों की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फर्म के जो दीर्घकालीन लागत वक्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन स्थिर नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं, तो जो स्थिर साधन हैं उनकी अनुपस्थिति के कारण दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, अर्थात सब लागतें परिवर्तनशील हो जाती है। क्योंकि मांग की बदली हुई स्थितियों के कारण मशीन, बिल्डिंग, प्रबंध आदि सबको जो फर्म है वो बदल सकती है और अपनी लागत फलन में सुधार कर सकती है। अर्थात फर्म अपने जो प्लांट है उसका आकार या पैमाना बदल सकती है और कम या अधिक साधन लगा सकती है। इस तरह दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और सभी लागतें परिवर्तनशील होती हैं। अब हम देखें कि जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो क्या होता है। फर्म का दीर्घकालीन औसत कुल लागत या LAC जो वक्र है वो सभी संभव अल्पकालीन औसत लागत वक्रों से उत्पादन के विभिन्न स्तरों को उत्पादित करने की न्यूनतम औसत लागत को दर्शाता है। अर्थात LAC वक्र उत्पादन की विभिन्न उत्पादन मात्राओं को न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त करता है। दीर्घकाल में फर्म को प्लांट को या जो कोई कारखाना है, संयंत्र है, उसका आकार बदलने की स्वतंत्रता होती है और दीर्घकाल में फर्म किसी उत्पादन स्तर को उत्पादित करने के लिए उस प्लांट का प्रयोग करेगी जहां पर कि वह न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन कर सके। अर्थात जो SAC वक्र हैं उन्हीं से ही LAC वक्र को व्युत्पन्न किया जा सकता है और ये उन विभिन्न अल्पकालीन स्थितियों की श्रृंखला है जिनमें से एक फर्म किसी में भी जा सकती है। अर्थात जो प्रत्येक जो SAC कर्व है, जैसा कि हम इस रेखाचित्र में देख सकते हैं, प्रत्येक SAC कर्व जो है वो एक विशेष प्रकार के प्लांट को व्यक्त करता है जिसके लिए वो उत्पादन की एक जो विशेष रेंज होती है वो उसके लिए उपयुक्त है। जैसा कि हम इस रेखाचित्र में देख रहे हैं कि फर्म के 3 प्लांट है, SATC1, SATC2 या A, B और C। एक जो फर्म है वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार छोटे या बड़े किसी भी संयंत्र का चयन कर सकती है और यदि मांग कम है तो वह A संयंत्र का चयन करती है, अर्थात SATCA इस SAC कर्व पर रहती है, लेकिन उत्पादक को यहाँ पे ऊंची लागत वहन करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर वह OQ1 उत्पादन के स्तर पर रहती है, लेकिन यदि मान लीजिए उसे OQ2 मात्रा का उत्पादन करना है तो उसके पास 2 विकल्प हैं। या तो वह A संयंत्र पर अर्थात SATCA के Q2 बिंदु पर है या फिर जो B संयंत्र है SATCB वहाँ पर वह रहे, लेकिन जो उसकी पूरी क्षमता है उस संयंत्र की उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसकी जो उत्पादन की प्रति इकाई लागत है वो यहाँ पे जो A प्लांट है वो यदि OQ2 उत्पादन मात्रा की जो लागत है उससे उसकी लागत यहाँ पे B प्लांट पे कम होगी। क्योंकि A प्लांट पे OQ2 मात्रा उत्पादन यदि वह करता है तो बढ़ते प्रतिफल के कारण उसकी जो लागत है वो यहाँ पे कम होगी। यदि वह C संयंत्र पर अल्पकाल में SATCC जो है उसके अल्पकालीन औसत कल लागत वक्र जो है वो B की तुलना में
अधिक है, अर्थात जो बी प्लांट है उसकी तुलना में सी पर जो लागत है वो अधिक है। और यदि फर्म सी प्लांट का चयन करती है तो ऐसा यदि वह पैमाने के घटते प्रतिफल के कारण, क्योंकि यहाँ पर सी पर जो कुल औसत लागत है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पैमाने के घटते प्रतिफल नियम लागू हो रहे हैं, तो हम इन तीनों प्लांट जैसे SAC1, SAC2, SAC जो 3 प्लांट है, यदि वह इनमें से यदि वह OQ2 मात्रा पर रहती है तो OQ1 मात्रा पर यदि वह उत्पादन करती है तो वहाँ पर उसे A प्लांट पर उसकी लागत जो है वो कम है, और यदि वह SAC2 प्लांट पर उत्पादन की लागत जो है वो A की तुलना में यहाँ पर उसकी लागत तो कम आती है, लेकिन यदि वह OQ2 उत्पादन ही A प्लांट पर करती है तो उसकी लागत अधिक होगी। इसलिए यदि फर्म उत्पादन की OQ1 मात्रा उत्पादित करनी चाहती तो उसे SAC1 प्लांट का चयन करना होगा। तो ये जितनी भी SAC1, SAC2, SAC3 कर्व के द्वारा जो व्यक्त की गई ये जो अवस्थाएं हैं, यदि इनके ये जो जहाँ पर LAC कर्व इनको स्पर्श कर रहा है, जो LAC कर्व है वो TC वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदुओं को छूता है, उसके न्यूनतम बिंदु को छू रहा है K पॉइंट पर, किंतु प्रारंभ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण कुछ समय बाद में पैमाने के घटते प्रतिफल लागू होते हैं, जिससे जो LAC कर्व है वो SAC के बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ होता है। बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में जो LAC कर्व है वो SAC के न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने से पहले उसके बाईं ओर को, और घटते प्रतिफल की स्थिति में जो LAC कर्व है वो SAC के न्यूनतम बिंदु के दाईं ओर को छूता है। अर्थात यहाँ हम रेखाचित्र में जो LAC कर्व है वो SATC B अर्थात जो सेकंड प्लांट है उसके न्यूनतम बिंदु K पर स्पर्श करता है। वह जो प्रथम प्लांट A है SATC A उसके न्यूनतम बिंदु के बाईं ओर अर्थात L बिंदु पर, और घटते प्रतिफल की स्थिति में वह SATC C कर्व के न्यूनतम बिंदु के दाईं ओर M बिंदु पर छू रहा है। अर्थात जो LAC कर्व है वो हमारे अल्पकालीन लागत वक्रों का एक आवरण वक्र भी होता है। इसको एक लिफाफा कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने में सब SAC कर्व को समेट लेता है, अर्थात जितने भी अल्पकालीन औसत लागत वक्र हैं उनको घेरता है। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर इससे संबंधित अल्पकालीन औसत लागत वक्र किसी न किसी बिंदु पर LAC को अवश्य स्पर्श करता है, अर्थात जो LAC का प्रत्येक बिंदु है वो संबंधित अल्पकालीन लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करता है। जैसा कि हमने रेखाचित्र में देखा कि इसका न्यूनतम बिंदु कहीं और है, लेकिन वह L बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, जबकि जो SACTC का M बिंदु पर स्पर्श करता है, जबकि वह उसका न्यूनतम बिंदु नहीं, अर्थात वो आवश्यक नहीं है कि वह उनके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करे। केवल अनुकूलतम संयंत्र पर, अर्थात जैसा हम इस रेखाचित्र में देख रहे हैं, अनुकूलतम संयंत्र SATC B के बिंदु पर जो अनुकूलतम संयंत्र है उसी पर वह SAC कर्व के न्यूनतम बिंदु पर उसे स्पर्श करता है, और यही कारण है कि जो LAC कर्व है वो U आकार का होता है। जैसे जैसे फर्म दीर्घकाल में नए संयंत्र स्थापित करती है तो एक सीमा तक फर्म को पैमाने की जो बचते हैं वो प्राप्त होती है, इसलिए उसके औसत उत्पादन लागत में कमी आती है, और जो उत्पादन मात्रा है वो न्यूनतम उत्पादन लागत पर उत्पन्न होती है, जैसा कि हम K बिंदु पर रेखाचित्र में K बिंदु पर देखते हैं।
इसके बाद पैमाने की जो गैर अमितव्यताएं हैं उनके कारण उत्पादन लागत बढ़ने लगती है और जो फर्म का आकार है, जो LAC का आकार है, वह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो LAC कर्व है वो U आकार का हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इस रेखा चित्र में हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूनतम बिंदु है वो हमारा SAC के A पॉइंट पर, या जो A जो कर्व है उसके B बिंदु पर LAC स्पर्श कर रहा है, लेकिन वह उसका न्यूनतम बिंदु नहीं है। जबकि हम यहाँ पर हम D पॉइंट को देखें, जो SAC TC4 है वो भी उसका न्यूनतम बिंदु नहीं है। अर्थात आवश्यक नहीं कि LAC जो SAC कर्व है उनके न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करे, वह उनके बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति में तो न्यूनतम बिंदु से पहले ही स्पर्श करता है उसके बाईं ओर, और घटते हुए प्रतिफल की स्थिति है तो वह उनके न्यूनतम बिंदुओं के दाईं ओर वाले बिंदुओं को स्पर्श करता है। अर्थात उन सब कर्व को वह अपने में समेटता हुआ दिखता है। अर्थात जो चैम्बरलिन है उनका तो ये कहना है कि ये प्लांटों का वक्र, प्लांट वक्रों का बना होता है, इसलिए ये प्लांट कर्व भी है। परंतु इसे ये जो LAC कर्व है इसको योजना वक्र कहना भी कहते हैं। तो उनका कहना कि योजना वक्र कहना अधिक उचित है, क्योंकि दीर्घकाल में जो फर्म है वो उत्पादन के पैमाने का विस्तार करने की योजना बनाती है। अब हम देखते हैं दीर्घकालीन जो हमारा सीमांत लागत वक्र है वो क्या है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकाल में सभी साधनों के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और LMC वक्र भी SAC कर्व की आकृति के समान ही होता है। जो दीर्घकालीन लागत वक्र है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ ऊपर की ओर निकलता है। और इस बिंदु पर जो SAC वक्र है वो SMC वक्र है वो SAC वक्र को भी काटता हुआ होता है। इस प्रकार जो फर्म है उसका अनुकूलतम या इष्टतम आकार वहाँ होता है जहाँ पर कि SAC अर्थात अल्पकालीन औसत लागत और LAC अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदुओं को LMC और SMC काटते हुए अर्थात होते हैं। अर्थात यहाँ पर चारों SAC, LAC, SMC और LMC अर्थात अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत सब बराबर होते हैं। जहाँ इस प्रकार जो सीमांत लागत वक्र है और जो औसत लागत वक्र है वो सब यहाँ पर उसके न्यूनतम बिंदुओं पर काटते हुए होते हैं, जो फर्म के अनुकूलतम या इष्टतम आकार को बताते हैं। अब हम दीर्घकालीन लागत वक्रों के औसत लागत वक्र के संदर्भ में एक और जो जरूरी बात है वो हम देखना चाहेंगे कि ये तो जो अवधारणा है कि LAC कर्व U आकार का होता है, हमारी जो परंपरागत सिद्धांत है उसके आधार पर हम बताते हैं कि जो लागत वक्र है वो U आकार के होते हैं। किंतु आधुनिक सिद्धांत में जो एम्पेरिकल एविडेंस है अर्थात जो अनुभव सिद्ध प्रमाण है उस पर ये बात आधारित है कि जो LAC और LMC वक्र है वो U की बजाय L आकार के होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, वो ये कहते हैं कि LAC प्रारंभ में तो तेज गति से घटती है, किंतु एक बिंदु के बाद में वो स्थिर या गिरती हुई हो सकती है, लेकिन वो किसी भी एक्सिस को स्पर्श नहीं करती। इसके वो कारण बताते हैं कि एक तो तकनीकी प्रगति के कारण जो है हमारा जो LAC कर्व है वो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ नीचे की ओर गिरता है, और दूसरा है कि जो उत्पादन की
और जो प्रबंधकीय लागतें हैं उनके कारण भी जब उत्पादन है वो बहुत बड़े पैमाना पर जब होता है तो जो उत्पादन लागतें हैं वो निरंतर कम होती जाती है। इसके कारण जो LAC कर्व है वो L आकृति का होता है। तो उन्होंने इसके दो कारण बताए, एक तो है तकनीकी प्रगति और दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात जो L आकृति वाले जो दीर्घकालीन औसत लागत है उसका महत्वपूर्ण कारण है कि एक तो जानकारी प्रक्रिया और दूसरी है तकनीकी प्रगति। इसके कारण हमारा जो LAC कर्व है वो U आकृति का नहीं बल्कि L शेप का पाया जाता है। धन्यवाद। अर्थात अधिकतर जो एम्पेरिकल एविडेंस है, अनुभाविक जो हमारे प्रमाण हैं, वो इस लागत अध्ययन के संदर्भ में ये सुझाव देते हैं कि परंपरागत सिद्धांत द्वारा जो बताया गया है कि जो LAC कर्व है वो U आकृति के लागत कर्व जो हैं वो वास्तविकता में नहीं देखे जाते। इन अध्ययनों में दो मुख्य जो बातें हैं वो निकलती है। एक तो पहला कि जो अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र उत्पादन की एक जो विशाल रेंज है उस पर स्थिर है, और दूसरा है कि उत्पादन की नीचे स्तरों पर LAC कर्व तीव्रता से गिरता है और जब उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो बाद में व्यवहारिकता में ये स्थिर रहता है। इसका मतलब है कि जो LAC वक्र है वो U आकृति का न होकर L आकृति का है और बहुत कम अवस्थाओं में पैमाने की अमितव्यताएं पाई गई और वे भी उत्पादन के बहुत ऊंचे स्तरों पर, इसलिए L आकार का U आकार का न होकर वह L आकृति का होता है। धन्यवाद।